हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, तो मैं कंसाइज तरीके से लास्ट में बता दूंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में क्या सब पूछता है और क्या इसका समरी फॉर्म में आपको दे दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट पे पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स का। तो इसमें दो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल और दूसरा पार्ट होता है ग्लोमेरुलर। ठीक है, तो ईच किडनी हैव नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1 मिलियन। एक किडनी में 1 मिलियन प्रेजेंट होता है। क्या 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 प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन। ठीक है, जो कि एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, कितना होता है? 1 मिलियन एक किडनी में। तो दोनों किडनी मिला के कितना हो जाएगा? 2 मिलियन। 2 मिलियन इन बोथ किडनी। ठीक है, आई बात समझ में? तो नेफ्रॉन्स का जो दो पार्ट होता है, मैंने बताया कि ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, एक एपिथेलियल ट्यूब है जो कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 20 से 60 डायमीटर होता है। ठीक है, ये पूरा मिला के 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये पूरा मिला के कितना होता है? 3 सेंटीमीटर होता है। आई बात समझ में? है ना? पूरा मिला के कितना सेंटीमीटर होता है? 3 सेंटीमीटर होता है। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखते हैं कि सीरियल वाइज करके कि क्या सब है, क्या पूरा फंक्शन समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात करते हैं अगर ग्लोमेरुलस का। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल, सॉरी, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का कौन कौन है? ग्लोमेरुलस में क्या क्या होता है? टफ टफ कैपिलरीज क्या प्रेजेंट होता है? एक कैपिलरीज का छल्ला प्रेजेंट होता है, फाउंड बाय द एफरेंट आर्टरियोल्स। एक एफरेंट आर्टरियोल्स आने वाला होता है और एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी रहता है एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, तो रीनल आर्टरी था, इस तरह से किडनी था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रीनल आर्टरी इस तरह से जा रहा था एब्डोमिनल एओर्टा से। तो ये रीनल आर्टरी क्या कौन सा ब्रांच देता है? एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स जाके टफ टफ ग्लोमेरुलाई बनाता है। ठीक है, और जो ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड आउट अवे फ्रॉम द, अवे भाई किसके द्वारा ले जाता है ब्लड? इफेरेंट आर्टरियोल्स। अब ये ब्लड किसके द्वारा चला जाता है? इफेरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू। ठीक है, बाहर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? है ना? तो ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया इस तरह से। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है बात? तो अगर हम लोग यहीं पे लिखना चाहे, ठीक है, कंसाइज वे में अगर लिखना चाहे, ठीक है, एक मिनट, देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? डबल वॉल्ड होता है। दो वॉल होता है। ठीक है, दो लेयर होता है। ठीक है, कप शेप्ड होता है। कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है? वुमेन्स कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है ये? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का ये बना होता है। ठीक है, ये आउटर लेयर है। ठीक है, ये आउटर, इसका दो लेयर होता है ना, ये आउटर वाला है। ठीक है, इसके इनर वाला जो लेयर होता है वो बना होता है, पोडोसाइट सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, ठीक है, पोडोसाइट सेल्स। ठीक है, ये इनर लेयर होता है, इनर लेयर। ठीक है, इसको विसरल लेयर भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अभी तक के लिए इतना बात समझ में आई कि नहीं? डबल वॉल्ड होता है, कप शेप्ड होता है और सिंपल स्क्वामस से बना होता है और इनर पोडोसाइट सेल्स का बना होता
आई बात समझ में? अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये जब डिस्कस हो गया तो अब चलते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स पे हम लोग पढ़ लिए, इफरेंट आर्टिकल्स आ रहा था, ठीक है, एफरेंट आर्टिकल्स आने वाला, इफरेंट आर्टिकल्स जाने वाला। अब ये इफरेंट आर्टिकल्स आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये इस तरह से अराउंड द डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इफरेंट आर्टिकल्स इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल के अराउंड ये फाइन जो कैपिलरी नेटवर्क इस तरह से फॉर्मेशन जो कर रहा है, इस तरह से जो नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। A minute vessels of these network runs parallel to the loop of Henle U shape called vasa recta। अब जो माइन्यूट वेसल्स है, ये इस तरह, ये जो वेसल्स है जो सिर्फ लूप ऑफ हेनले की तरफ रन करता है, पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये हो गया असेंडिंग लिंक या डिसेंडिंग लिंक ऑफ, ठीक है, और इसके पैरेलली रूप करता है कौन सा, वासा रेखा, ठीक है, इस तरह से। आई बात समझ में? यू शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, वासा रेखा। वासा रेखा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जो तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी के लिए याद रखो कि वासा रेक्टा किस तरह से फॉर्मेशन होता है। आर्ट्रियोल्स आया, ठीक है, रीनल आर्ट्रियोल से एफरेंट आर्ट्रियोल दिया, एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस बना, टफ कैपिलरीज, ठीक है। अब ये देता है इफेरेंट आर्ट्रियोल्स, वो जाके पेडिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाता है अराउंड द रीनल टिब्यूल्स एंड उसी समय एक माइन्यूट वेसल्स जो होता है, इसी नेटवर्क का जो माइन्यूट वेसल्स होता है वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, लूप ऑफ हेनले का, ठीक है, सॉरी वासा रेक्टा का। ये इस तरह से वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करता है, ये इस तरह से माइन्यूट वेसल्स हो गया लूप ऑफ हेनले की तरफ, पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट है जो ब्लड फ्लो कहां से कहां होता है, जो अभी मैं बताया कि हार्ट से निकलता है डोर्सल एओर्टा, एओर्टा से निकलता है डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा कहा जाता है, डोर्सल एओर्टा से कहा जाता है ब्लड रीनल आर्टरी में, ठीक है, रीनल आर्टरी से कहा जाता है एफरेंट आर्टियोल्स में जिसका डायमीटर ज्यादा होता है। मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफरेंट आर्टियोल्स का डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेशर क्या होता है, ज्यादा बनता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस हाई प्रेशर कैपिलरी जोन। अब देखो, अब ये ग्लोमेरुलस है, इसमें हाई प्रेशर कैपिलरी जोन, बहुत प्रेशर होता है इसमें, ठीक है। इफेरेंट आर्टियोल डायमीटर कम होता है। अब जो इफेरेंट आर्टियोल्स किस में डिवाइड हो जाता है, पेरिटिबुलर नेटवर्क में, पीसीटी पीटीसीएड, और जो पीसीटी और डीसीटी के अराउंड बनाता है, ठीक है, और वासा रेक्टा में जो कि हेल्लेज लूप के अराउंड बनाता है, ठीक है। तो पीसीटी और डीसीटी के अराउंड क्या बनता है, पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है, और हेल्लेज लूप के अराउंड क्या बनता है, वासा रेक्टा बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ये आगे जाके ब्लड किस में दे देता है, वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स आगे जाके रीनल वेन में, और रीनल वेनल ड्रॉप कर देता है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जाके ड्रेन कर देता है हार्ट में। तो इस तरह से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किडनी में चलता है, ठीक है। तो हम लोग ने बात की कि बोमेंस कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, रीनल ट्यूब्यूल्स हो गया, ठीक है। अभी मैं इस स्लाइड में सारा जो समरी होता है वो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आगे चलता हूँ, सारा चीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद लास्ट में इस स्लाइड पे मैं सारा चीज लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं। तो मैंने बता दिया कि बोमेंस कैप्सूल जो होता है, बोमेंस कैप्सूल क्या होता है कि डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है क्या, ग्लोमेरुलस, जिसको बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमेंस कैप्सूल इज नोन एज माल्फियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है, क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पस्कल्स, रीनल कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग जूम करके देखते हैं तो ये सब स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं देखो जो ये इनर वाला लेयर है, ठीक है, ये जो इनर वाला लेयर है इसी को बोलते हैं पोडोसाइट्स। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होता है, ठीक है, इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो पोडोसाइट्स प्रेजेंट होता है जो कि अरेंज्ड होता है, arranged in intricate manner,
इंट्रिकेट मैनर। अब इस पोडोसाइट में क्या प्रेजेंट होता है? पेडिसल्स प्रेजेंट होता है। पेडिसल्स इसमें प्रेजेंट होता है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। ठीक है, ये इस तरह से इनर लेयर हो गया। आई बात समझ में? इनर लेयर इस तरह से हो गया। अब जब बोलते हैं जब इनर लेयर हो गया तो ये इस तरह से पोडोसाइट्स का लेयर होता है। ये पोडोसाइट इंट्रिकेट मैनर में ये पेडिसल्स होता है। ठीक है, इसमें पेडिसल्स प्रेजेंट होता है, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन स्लिट इसको बोल सकते हैं। कुछ स्मॉल माइन्यूट सा स्पेस, इसको स्लिट पोर्स बोलते हैं या फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है पोडोसाइट वाली लेयर। आई बात समझ में? ये लेयर को बोलते हैं पोडोसाइट, और जो इंट्रिकेट जो होल्स होते हैं इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स। ओके, कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। और जो बाहर वाला लेयर उसको मैंने बता दिया क्या बोलते हैं उसको, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को देखते हैं। तो जो अभी मैं बताया, जो इस तरह से जो मैनर, इस मैनर में इंट्रिकेट मैनर में जो प्रेजेंट होता है, ये इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, और ये पूरा जो क्या हो गया, पोडोसाइट। ठीक है, ये पोडोसाइट्स का इस तरह से लेयर प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। ठीक है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को क्या बोलते हैं? बेल्फिगियन कॉर्पस्कल्स या बेल्फिगियन बॉडी, या फिर बेल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। पता है किस तरह का अपीयरेंस होता है? टाइल्स लाइक अपीयरेंस। सिंपल स्क्वामस का अपीयरेंस क्या होता है? टाइल्स लाइक अपीयरेंस। ठीक है बात। नेक्स्ट चलो, ये देखो, ये बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है कि एफेरेंट आर्टिकल्स आया। ठीक है, ये डिवाइड कर लिया बोमेंस कैप्सूल में, ये ग्लोमेरुलस में। ठीक है, बहुत सारा लेयर ऑफ कैपिलरीज बना के फिर ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो पोडोसाइट्स इस पे सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि इंट्रिकेट मैनर में प्रेजेंट होता है, ये पोडोसाइट। ठीक है, और इसके अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम जिसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा, ये इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? फेनेस्ट्रा ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम। ठीक है, अब इस तरह से जो फुट लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो एंड्रिकेट मैनर में प्रेजेंट होता है, यही पोर्स का फॉर्मेशन करता है इस तरह से। ठीक है, ये इंट्रिकेट मैनर में प्रेजेंट होता है, यही इस तरह से पोर्स का फॉर्मेशन करता है, और इसी पोर्स से क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब देखो एक चीज देख लो, यहाँ पे गौर करना, इसी डायग्राम में यहाँ पे देखो इस तरह से ये कौन सा लेयर चल रहा है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। लेकिन आगे जाके देखो किस तरह का लेयर बन, कौन सा लेयर है? ये डीसीटीए स्टार्ट हो रहा है ना, सॉरी पीसीटीए स्टार्ट हो रहा है। तो पीसीटीए में क्या सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर है। देखो यहाँ पे, देखो मैं आगे बताऊंगा, पर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? ठीक है ना? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन में देखते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या क्या चीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करें कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थ्रू भी, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और ये 3 लेयर का होता है। ठीक है, 3 लेयर का कैसे? देखो, पहला लेयर जो होता है एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ठीक है, दूसरा लेयर है एंडोथेलियम ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल, और तीसरा लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर्स। इस दोनों लेयर के बीच में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब जो एपिथेलियल सेल्स होता है वोवेल्स कैप्सूल का, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। इसको बोलते हैं पोडोसाइट, जो अरेंज होता है इंट्रिकेट मैनर में सो एज टू लीव द सम माइन्यूट स्पेसेस
एक माइन्यूट स्पेसिस का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण जिसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स और क्या बोलते हैं, स्लिट पोर्स। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट है ये सबको फिल्ट्रेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो वहीं पे कि जो ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा पास, सभी प्लाज्मा का जितना भी कंस्टिट्यूएंट है वो पास कर जाता है इनटू बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में पास कर जाता है, लेकिन 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 प्रोटीन नहीं पास करता, लेकिन जो उसमें प्रोटीन होता है वो पास नहीं करता बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो यहां से कौन सा किस तरह का फिल्ट्रेट बन, मैं आगे ये सब डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए मैं जस्ट एज ए डिवाइस में बता देता हूं। ठीक है, कि आगे जाके ये जो किस तरह का फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, क्या बनाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बोलते हैं प्रोटीनलेस प्लाज्मा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीनलेस प्लाज्मा, इस तरह से है। ठीक है बात। अब चलते हैं, अब देखो ये सब सारा एनसीईआरटी का पॉइंट है जो मैं कि पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है ना, अभी मैं इसको इस तरह से बता देता हूं क्या एनसीईआरटी का है। ट्यूबुलर कंसिस्ट continues further to form a highly coiled network, जैसे कि PCT, a hairpin structure like a Henle's loop। ठीक है, next part of the tube which has the descending and ascending limb, आगे जाके ascending और descending limb बनाता है, and constitute another highly coiled tubular region called DCT, distal convoluted tubule। आगे जाके किस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, DCT। यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ascending loop of हेनले, descending loop of हेनले, ascending loop of हेनले। ठीक है, इसके अराउंड क्या रन करता है, फासा रेक्टा रन करता है। ठीक है, ये आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में कंबाइन कर जाता है। ठीक है बात। तो यहाँ देखो, ये देखो, ये पूरा समरी है तुम्हारे पास, पूरा समरी, ये अभी जस्ट जितना पढ़ा। ठीक है, अभी मैं कुछ इसमें पॉइंट ऐड करूंगा, सो बी रेडी। ठीक है बात। अब देखो, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फैलने है, सबसे पहले बात करें कि इसके बारे में, बोमेंस कैप्सूल के बारे में मैं पहले ही बता चुका। ठीक है, अब बोमेंस कैप्सूल के बारे में बता दिया हूं, तो अब क्या यहाँ पे रह रहा है, अब यहाँ पे रह रहा है हमारे पास में बस डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और पीसीटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीटी के बारे में। यहाँ पे पीसीटी के बारे में क्या होता है कि सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश वाटर एपिथेलियम, मैंने तुम्हें डायग्राम से भी दिखा दिया। ठीक है ना, एपिथेलियम, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज याद रख लो। ठीक है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे पाया जाता है, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होने के साथ साथ ये क्या करता है, ये क्या करता है, मेंटेन, ये क्या करता है, मेंटेन पीएच। ये क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है, आयोनिक आयोनिक बैलेंस। ठीक है, पीएच को बैलेंस करता है, आयोनिक को बैलेंस करता है। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश वाटर एपिथेलियम का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और पीसीटी का कंपोजिशन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो 100% हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बात करें, वाटर या इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे 70 से 80% इसका, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है। और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ, यहाँ पे HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट का जो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे 90% हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ईसीटी के लिए। ठीक है, ये सब रीअब्जॉर्प्शन वाला बात मैं आगे पूरा चीज डिस्कस करूंगा, जब हाउ टू रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उस टॉपिक में हम लोग रीअब्जॉर्प्शन का बात करेंगे, बट अभी के लिए समरी के लिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये अब नेक्स्ट चलते हैं डीसीटी, क्या चलते हैं, डीसीटी के बारे में। ठीक है,
डीसीटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलो अब डीसीटी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो डीसीटी होता है ना, देखो डीसीटी भी क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, लेकिन इसमें ब्रश बॉर्डर नहीं होता। ठीक है, ये इसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ब्रश बॉर्डर नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किसको करना होता है, डीसीटी को मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए वहां पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखो कि ये इस पे क्या होता है, कंडीशनल। कंडीशनल यहां पे क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब है कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में सारा डिस्कशन मैं कर, ठीक है बात, यहाँ पर मैं सारा डिस्कशन कलेक्टिंग डक्ट के बारे में कह रहे हैं हम लोग कि जो देखो ये बना होता है कलेक्टिंग डक्ट मेड अप ऑफ, किसके बना होता है, सिलिएटेड। सिलिएटेड मेड अप ऑफ सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, मेड अप ऑफ सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, एक चीज और मैं बता रहा हूं कि ये बात करें तो ये जो है, ये नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, लेकिन ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को पास करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में टू कीप अप द स्मॉलरिटी ऑस्मोलरिटी। ठीक है, तो ये चीज मैं डिस्कस करूंगा जब मैं ये सब चीज, ठीक है, लास्ट में डिस्कस करूंगा, जो जब मैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पर आऊंगा, ये सब सारा चीज ठीक है डिस्कस करूंगा। बट अभी के लिए यहाँ पे जो समरी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखे तो अलाउज पासेज अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी घुमा सकता है कि यहाँ पे क्या पास करता है, यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या मेंटेन करने के लिए, टू कीप अप ऑस्मोलरिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यार इसके लिए। आई बात समझ में। अब देखो, अब बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले के। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वैसे सब लिखा हुआ है। जो थिक पार्ट होता है, देखो कभी भी याद रखो ना कि जो थिक वाला पार्ट होता है ना, मोटा वाला पार्ट वो क्यूबॉइडल का ही बना हुआ है नेफ्रॉन में। ठीक है, और जितना भी थिन पार्ट है ना, वो सिंपल स्क्वामस का ही बना हुआ है। देखो जैसे कि बोमेंस कैप्सूल का जो थिन पार्ट है, ये जो लेयर है, ये इस तरह से जो लेयर था बोमेंस कैप्सूल का, ये जो सेकेंड वाला लेयर, आउटर वाला लेयर, वो थिन पार्ट होता है। तो किस चीज का बना होगा, सिंपल स्क्वामस का। मैंने डायग्राम से भी दिखाया है तुम्हें। impermeable to the water but allows the transport of electrolyte actively और passively। ठीक है, ये वाटर के लिए impermeable होता है। ठीक है, लेकिन allow the transport of electrolyte actively और passively। ठीक है, एक चीज मुझे यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ठीक है, ये सॉरी ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ठीक है, अब देखो जी कि अब मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनो। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान से सुनो कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ एल, मान लो कोई नल खोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, ये इस तरह से नल हो गया, ये नल होता है, यहाँ से पानी गिरता है, ठीक है, यहाँ से पानी गिरता है, जब पानी गिरता है तो उसको मान लो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ एल है, और जब पानी ऊपर जाता है, कभी भी पानी अपने आप तो ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी पानी अपने आप ऊपर नहीं आएगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वाटर अपने आप इधर से इधर चल जाएगा, मतलब इधर रीअब्जॉर्प्शन इसका नहीं होगा वाटर का, डिसेंडिंग लूप ऑफ एल में वो क्या है, तो रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाली पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आई बात समझ में, क्या बताना चाह रहा हूं, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है वो, एक मिनट सॉरी उल्टा हो गया, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो क्या होता है, वाटर से परमिएबल होता है, क्योंकि यहाँ जो वाटर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, ठीक है, परमिएबल फॉर वाटर। आई बात समझ में, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल नहीं होता, मतलब मान के चलो कि अगर पानी नीचे गिर रहा है जिधर से, वो परमिएबल होगा, अगर पानी जिधर से नीचे नहीं गिर रहा है और ऊपर जा रहा है तो वो इम्परमिएबल होगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो पानी यहाँ के लिए ऊपर जा रहा है तो मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के लिए वाटर क्या होगा, इम्परमिएबल होगा, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के लिए वाटर क्या होगा, परमिएबल होगा, ठीक है बात, आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन जितना भी ऑलमोस्ट यहाँ पे, बट ऑलमोस्ट ऑल इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट, तो लेकिन जो ये है, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, ये परमिएबल होता है, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। देखो पानी को चढ़ाना है तो इधर उधर तो नहीं जाएगा, पानी को उतारना है तो इधर उधर चला जाएगा, ठीक है, इधर उधर जा सकता है, मतलब एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन पानी को अगर चढ़ाना है तो इधर उधर जा सकता है, इधर उधर नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर इम्परमिएबल होता है, डायरेक्ट ऊपर का ऊपर ही चला जाए, ठीक है बात, ये सब क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये रहा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो ये सारा चीज अब लिख लो, ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारा जो समरी है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का। अब चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में बात करते हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा चीज देखते हैं हम लोग, ठीक है, अब थोड़ा डीपली जाते हैं। मैंने किडनी को यहाँ पे, एक मिनट, मैंने यहाँ पे किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। जो कॉर्टेक्स में बात किए थे, जो कॉर्टेक्स में क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल इस तरह से प्रेजेंट है, ये आगे जाके डीसीटी बनाता है, ये लूप ऑफ हेनले का फॉर्मेशन कर रहा है, ये लूप ऑफ हेनले का फॉर्मेशन करने के बाद ये डीसीटी का फॉर्मेशन, सॉरी ये पीसीटी डीसीटी का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये आके कनेक्टिंग ट्यूब्यूल फिर कलेक्टिंग डक्ट में आके खुल जा रहा है, ठीक है बात। तो यहां पर में देखो कि जो मेडुलरी पिरामिड था, यहाँ पर ये हो गया मेडुलरी पिरामिड, ये इतना जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, ठीक है बात, ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। तो इन द मेडुलरी पिरामिड सेवरल एडजेसेंट कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज टू ओपन इनटू द शॉर्ट एंड थिक डक्ट, जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। तो जितना भी कलेक्टिंग डक्ट है ये सब एक डक्ट में आके ओपन होता है, जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। और डक्ट ऑफ बेलिनी या इसको बोलते हैं पैपिलरी डक्ट, क्या बोलते हैं इसको, पैपिलरी डक्ट, ठीक है। डक्ट ऑफ बेलिनी या इसको क्या बोलते हैं, पैपिलरी डक्ट, आई बात समझ में। द पैपिला ऑफ द मेडुलरी पिरामिड सेवरल एडजेसेंट collecting duct converts to open into the common short and thick duct of the Bellini present in the papilla of the medulla, ठीक है, ये इस तरह से मैं जो बताया, तो जितना भी डक्ट ऑफ बेलिनी है वो ओपन, अब सारा डक्ट ऑफ बेलिनी किस में ओपन होता है, पैपिला में, ठीक है, इनटू द पेल्विस थ्रू डिनरी पिरामिड्स इनटू द पेल्विस, ठीक है बात। तो डक्ट ऑफ बेलिनी किस में ओपन होता है,
डक्ट ऑफ बेलेनी, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो डक्ट ऑफ बेलेनी ओपन्स टू द टिप ऑफ द पेपिला, पेपिला ओपन्स टू द पेल्विस, ठीक है, पेपिला ओपन्स टू द पेल्विस, पेल्विस ओपन्स टू द व्हाट, यूरेटर, एंड यूरेटर opens into the urinary bladder, and urinary bladder further opens into the what, urethra, and through urethra urine comes out, ठीक है। अब ये सारा पाथवे में बता दिया कि यूरिन कम्स आउट, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो यही देखो कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स पे क्या पढ़ लिए हम लोग, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है, माल्फिजियन कॉर्पस्कल्स, रीनल कॉर्पस, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब देखो एक चीज देख रहे हो यहाँ पर मैं, ये डिमार्केशन लाइन है, ठीक है, डिमार्केट कर रहा है यहाँ पे कॉर्टेक्स और नीचे मेडुला। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो लूप ऑफ हेनले वाला जो पार्ट है वो पूरा ऊपर में ही इस तरह से रहता है, एकदम माइन्यूट सा पार्ट नीचे मेडुला में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर में वही लिखा हुआ है कि जनरली माल्फिजियन कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल, पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, नेफ्रॉन का जो पीसीटी होता है, डीसीटी होता है और मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स है, वो कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड होता है, ठीक है, किडनी का। लेकिन लूप ऑफ हेनले कहाँ सिचुएटेड होता है, मेडुला में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स, पीसीटी और डीसीटी जो होता है वो किस पे सिचुएटेड होता है, वो कॉर्टेक्स में होता है, वो कॉर्टेक्स में होता है। और जो मेडुला होता है, मेडुला रीजन में क्या होता है, मेडुला रीजन में लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो यहाँ पे देखो वही चीज मैं पॉइंट लिखा हूँ कि रीनल कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स, पीसीटी और डीसीटी। रीनल मेडुला कंटेन्स लूप ऑफ हेनले, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट एंड डक्ट्स ऑफ बेलेनी, इससे प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हेनले में। तो यही पॉइंट फाइनली लिख लेना लास्ट में अपने नोट में, ठीक है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट बात करें, पासेज ऑफ यूरिन का कहाँ बनता है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से मैं बताया कि डक्ट ऑफ बेलेनी, डक्ट ऑफ रीनल पेपिला में ओपन होता है, रीनल कैलिक्स में ओपन होता है, रीनल पेल्विस में ओपन होता है, फिर उसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा में जाके फाइनली आउट हो जाता है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी। तो ये बनाना नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं बनाना, बस इतना लिख लो कि पासेज ऑफ यूरिन कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। इन द मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। जो मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन होता है वो लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, एंड एक्सटेंड ओनली द वेरी लिटिल इन द मेडुला। उस टाइप को नेफ्रॉन को बोलते हैं क्या, कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। मतलब देखो कि यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है, इस बहुत कम मात्रा में यहाँ पे मेडुला में डीप है। तो इस तरह के जो लूप ऑफ हेनले वो क्या बोलते हैं, इस तरह का जो नेफ्रॉन है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मतलब जो मोस्टली पार्ट किसमें है, मोस्टली पार्ट कॉर्टेक्स में है, तो इसीलिए इसको बोल दिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और इन द सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। लूप ऑफ हेनले देखो इस तरह से बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, डीप इनटू द मेडुला, देखो यहां तक आ जाता है पूरे डीपली। इस तरह का नेफ्रॉन्स को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इसमें वासा रेक्टा क्या होता है, वासा रेक्टा, आई सजेस्ट कि ये तुम स्लाइड मत लिखो, मैंने ये स्लाइड बना रखा है तो लिखो, ठीक है, ये स्लाइड है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द 85% ऑफ द टोटल, ये मोस्टली पाया जाता है, ठीक है, ये मोस्टली होता है, मतलब ज्यादातर ये पाया जाता है। और ये जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ये कम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स जो होता है वो किडनी के सरफेस पे पाया जाता है। मेल्फिजियन कॉर्पस लोकेटेड जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं तो मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स जो यहाँ पे पाया जाता है, ये देखो यहाँ पे, ये एकदम वेरी क्लोज टू द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जक्स्टाग्लोमेरुलस। देखो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मतलब जंक्शन, ठीक है, जस्ट पास, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट होता है, इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले।
मोस्टली कन्फाइंड इन द कॉर्टेक्स। मोस्टली क्या होता है? कन्फाइंड इन द कॉर्टेक्स, ठीक है, ये मेडुला हो गया, और ये लूप ऑफ हेनले, ये इस तरह से मोस्टली कन्फाइंड इन द कॉर्टेक्स। लेकिन इस तरह का जो बात हो गया, ये अगर डिमार्केशन अगर दिखाते हैं तो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनलेज ऑफ दिस नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग डीप डाउन इनटू द मेडुला, इस तरह से, ठीक है। पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसमें पेरिटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क वेल डेवलप नहीं होता है, क्योंकि पेरिटिब्युलर कैपिलरी किसमें मोस्टली प्रेजेंट होता है? डीसीटी और पीसीटी में, ठीक है। वासा रेक्टा इसमें रिड्यूस होता है, लेकिन इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, दोनों अपोजिट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वासा रेक्टा इसमें रिड्यूस होता है, क्योंकि देखो इसमें वासा रेक्टा बनाने की कोई जगह ही नहीं बचती है ना, ठीक है। वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे मेडुला में लूप ऑफ हेनले ही कम है। देखो वासा रेक्टा का काम क्या होता है? वासा रेक्टा का जो मोस्टली काम अगर बोले ना, तो मोस्टली जो वासा रेक्टा करता क्या है, बहुत सारे एक काउंटर कनेक्ट मैकेनिज्म में ही काम आता है मोस्टली। तो काउंटर कनेक्ट मैकेनिज्म किसमें रिलेटेड है? लूप ऑफ हेनले से रिलेटेड है, तो स्वाभाविक सी बात है, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में होता है, ठीक है, ताकि मेडुलरी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर सके। भाई साहब यही छोटा है, तो मेडुलर वासारेक्टा का काम ही क्या है? इसीलिए यहाँ पे रिड्यूस होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये था पूरा पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ इससे समझ आया होगा, ठीक है। एंड लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखा है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म, जितना भी यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो सारा बात करेंगे, ठीक है। क्या सब जो जितना भी प्रोसेस होता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का, जो 3 प्रोसेस होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इस तरह से जो कंफ्यूजन आते हैं ना वर्ड्स में, वो पहले मैं डिस्कस करूंगा कि वो वर्ड्स को पहले आउट करूं, ठीक है, कंफ्यूजन से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारा प्रोसेस समझेंगे, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे नोट्स बनाते जाना, और बेहतरीन चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।